बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट पढ़ लिए हैं। एक दफ़ा उन पास्टुलेट को अगर ब्रीफ करूं, शॉर्टली रिमाइंडर दूं, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम वाज बेस्ड ऑन 3 पास्टुलेट्स। नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in definite circular orbits without radiating. These orbits are named as discrete stationary states of atom. Watch this postulate बच्चों। ऑलरेडी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करना सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये तो क्लासिकल फिज़िक्स से जस्टिफाइड है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, दोनों के दरमियान कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देती है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर। बट विदाउट रेडिएटिंग, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑन द क्लासिकल फिज़िक्स, क्योंकि क्लासिकल फ़िज़िक्स के मुताबिक जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है देन इट मस्ट रेडिएट। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है, एक्सेलरेट भी कर रहा है। क्लासिकल फिज़िक्स यहाँ तक तो पास्टुलेट को जस्टिफाई कर रही है, लेकिन विदाउट रेडिएटिंग ये चीज़ क्लासिकल फ़िज़िक्स के स्कोप से बियॉन्ड है। सेकंड पास्टुलेट, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब वो डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स कौन से हैं? उन ऑर्बिट्स को बोलते तो डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स हैं, लेकिन अलाउड स्टेशनरी स्टेट्स आर दोज विच फुलफिल सर्टन कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज इम्पोज्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। व्हाट इज़ द कंडीशन? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 पाई। कि सिर्फ वो ऑर्बिट अलाउड होंगे, इलेक्ट्रॉन को एटम में वो जगह अलाउड होंगी जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगी। अगर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो वो स्टेट इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स in which angular momentum of electron is the integral multiple of h/2 pi. It means the angular momentum of electron is either h/2 pi or 2h/2 pi or 3h/2 pi or 4h/2 pi and so on. Here n is principal quantum number, और आप बच्चों जानते हैं कि principal quantum number has positive discrete values 1, 2, 3 up to so on. This is the angular momentum of electron. M is the mass of electron, V is the velocity with which electron is revolving, R is the radius of that circular path. So this is the linear momentum. और जब हम इसको radius of circular path से multiply करेंगे, you get mvnrn. अब एक्चुअली बच्चों एंगुलर मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू mvr sin थीटा होती है। अगर थीटा 90 हो तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होता है, और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए थीटा 90 ही होता है। वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है और रेडियल लाइन के साथ 90 का एंगल बनाती है। सो हेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ प्रेजेंट विच इज़ 1। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब इस पास्टुलेट को देखें। अब ये पास्टुलेट या ये फार्मूला ये कहाँ से आया, इसका स्कोप क्या है? अब क्लासिकल फ़िज़िक्स के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ फिक्स्ड हैं, डेफिनिट हैं, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक एक पाथ फिक्स है, एनर्जी फिर फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी फिर फिक्स है। लेकिन चूँकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है इट मस्ट रेडिएट, उसका फिर पाथ ज़ाहिर चेंज होगा। जब पाथ चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। इसका मतलब है कि अगर क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये जो पहला पास्टुलेट है वो भी ट्रू हो जाएगा। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन की साइट्स विद इन द एटम डिस्क्रीट हो जाएं तो फिर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन at that site with fixed energy. So look how this postulate can be understood. Now the third postulate, an atom emit energy. एक एटम एनर्जी कब emit करता है? इधर हम कह रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेगा एनर्जी
तो जो है उसकी वही रहेगी। तो फिर एनर्जी एमिट कब करेगा एटम? व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन अलाउड स्टेट टू अनदर स्टेट, कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो फिर एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब करेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, इट एमिट एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, इट इज़ नॉट बाई इटसेल्फ, इट इज़ ओनली बाई इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन, कि जब हम एनर्जी देंगे एटम को तो देन इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। और when an electron makes transition from high energy state En to low energy state Ep, then the emitted energy HF is written as on the basis of quantum theory of radiation as HF is equal to En minus Ep. This is energy of higher state minus energy of low state. You get the difference between these two energies, and this energy is emitted in the form of line, in the form of radiation which has definite wavelength. This is the third postulate. So ये postulate completely described by the quantum theory of radiation. This postulate partially described by the classical physics. कहाँ तक? Electron is revolving around the nucleus without radiating. And what are the allowed stationary states? These two conditions has big question on the classical physics. लेकिन जब बच्चों डी ब्रॉगले ने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट दिया कि मेटीरियल पार्टिकल वेव एक्ट करते हैं जब वो मूव करते हैं। अब अगर डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस चेक किया जाए तो फिर हम देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट फिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। हेयर इज़ द एक्चुअली पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाई ब्लैक ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट हैज़ वेव कैरेक्टर। अब अगर इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन एक क्लोज सिस्टम में है, तो आपको बच्चों पता है कि जो वेव किसी क्लोज सिस्टम के अंदर बिल्ड होती है वो प्रोग्रेसिव नहीं होती, वो स्टेशनरी होती है। और ये भी ज़हन में रख लें, प्रोग्रेसिव वेव से ही स्टेशनरी वेव बनती है। अब चूँकि इस ऑर्बिट का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट तो नहीं है, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। So wave associated with the motion of electron will give rise to standing wave or stationary wave. अब बच्चों स्टेशनरी वेव्स को स्टेशनरी वेव आप जानते हैं क्यों कहते हैं कि ये एनर्जी को प्रोपोगेट नहीं करती। इट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी वेव के अंदर ट्रैप्ड है तो देन इट्स एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस फिक्स सिस्टम में रहना चाहता है देन इट मस्ट हैव लेंथ इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स। इट मीन इस स्टेशनरी वेव के अंदर क्लोज्ड ऑर्बिट के अंदर n वेव लेंथ होने चाहिए। इट मीन्स इस पूरे ऑर्बिट की जो लेंथ है, अगर हम बोलें कि इस ऑर्बिट का रेडियस सपोज r है तो फिर ऑर्बिट की लेंथ बच्चों 2 पाई r है एंड इट इज़ n लैम्डा। ऑर्बिट की लेंथ 2 पाई r है, दैट इज़ n, और डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस अप्लाई करें, दैट इज़ h/mv, देन यू गेट दिस कंडीशन mvr इक्वल टू nh/2 पाई। हेयर n इज़ क्वांटम नंबर। बच्चों आपको पता है क्वांटम नंबर 4 हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुज वैल्यूज़ आर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है अलाउड स्टेशनरी स्टेट की कंडीशन या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट वैल्यूज़ कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड फ्राम डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। अब बच्चों जब बोहर ने ये देखा कि मेरा मॉडल तो तब एक्सप्लेन हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल एज वेल एज वेव ट्रीट करें। इसका मतलब ये है कि इस मॉडल के पोस्टुलेट की जस्टिफिकेशन वेव पार्टिकल डुअलिटी है। इसी को देख के फिर बोहर ने कम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल भी दिया था, और वो कम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल आपको बच्चों बता चुका हूँ कि वो क्या है। बोथ वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड
for complete description of matter and radiation. So this principle is here applicable in the sense electron is revolving around the nucleus under the action of Coulomb force of attraction. This is due to the particle nature of the electron. Without radiating, and it has discrete values of angular momentum, this can only be explained on wave nature of the particle. And this is the postulate which is based purely on क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब बच्चों ये मॉडल हमने पढ़ लिया है, जिसको मैंने बच्चों दोबारा आपको ब्रीफ किया है किस पर्पज़ के लिए कि बोहर ने अपने इस मॉडल को टेस्ट किया हाइड्रोजन एटम के ऊपर। सो टुडे टॉपिक इज दैट इज़ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम क्या करने जा रहे हैं, हम बोहर मॉडल ऑफ एटम को हाइड्रोजन पे अप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन की अलाउड डिस्क्रीट स्टेट्स के रेडियाई और उनकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, और फिर चेक करेंगे कि ये मॉडल किस हद तक हमारे एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट को एग्री करता है और किस हद तक हमारे एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट को एग्री नहीं करता, वो उसकी लिमिटेशन में देखेंगे। तो रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन which is revolving around the nucleus which has only single proton. So it means in hydrogen atom minus E charge is revolving around the plus E charge. What is meant by plus E? Charge of one proton. What is meant by minus E? Charge of one electron. अब न्यूमेरिकली दोनों चार्जेस की वैल्यू आपको पता है बच्चों सेम है। फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मीन वन प्रोटॉन ऑफ चार्ज प्लस ई फिगर। लेट द इलेक्ट्रॉन is in nth allowed state whose radius is Rn revolving with velocity। सपोज कर रहे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है, जैसा कि डायग्राम में मैंने बच्चों आपको दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन सपोज करें इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। तो लेट इलेक्ट्रॉन इज़ इन nth स्टेट, हम सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन nth स्टेट में है। हमने तमाम ऑर्बिट्स के रेडियाई निकालने हैं, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम nth का निकालेंगे और n की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों 1 फॉर द फर्स्ट स्टेट है, 2 फॉर द सेकंड स्टेट है, 3 फॉर द थर्ड स्टेट है। तो जब जनरलाइज एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर हम n की वैल्यूज़ को चेंज करके किसी भी अलाउड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट हम कर सकते। अब नो हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। इट मीन्स वी कैन राइट सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मैंने Fc लिखा है, दैट इज़ इक्वल टू कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैंने Fe लिखा है। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, C स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल। अब बच्चों आपकी अपनी मर्ज़ी है कि वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस को इक्वेट करें या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इक्वेट करें। अब चूँकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में दोनों फोर्सेस को इक्वेट करता हूँ, वी कैन राइट सेंट्रीपिटल फोर्स एज mv_n² ओवर Rn इंटू यूनिट वेक्टर माइनस r कैप, दैट इज इक्वल। और इस फोर्स को अगर मैं लिखूं तो k इंटू ई डिवाइडेड बाई Rn² इंटू माइनस r कैप यूनिट वेक्टर। हेयर माइनस r कैप मीन कि our frame of reference is settled at the site of the nucleus. Electron is revolving around the nucleus. So position of electron with respect to the origin represented by the radial vector r. लेकिन चूँकि centripetal force is directed toward the center of circle,
So its position must be represented by minus r cap. So here minus sign mean this force, which is centripetal force, is directed toward the center of circle. Here negative sign mean कि force between the negatively charged particle electron and positively charged nucleus is attractive. कि minus sign का मतलब है कि this is force of attraction. Actually this minus sign is here with the charge of electron. अब चूँकि एक पॉजिटिव पार्टिकल है, दूसरा नेगेटिव पार्टिकल है, फोर्स अट्रैक्शन की बच्चों है, तो फोर्स इज इनवर्ड. जो अट्रैक्शन की फोर्स इस पर एग्जर्ट हो रही है वो इस डायरेक्शन में है. इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है. अब आप बच्चों जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स is not a type of force. Any force which bends the straight path of particle into circular path, that is named as centripetal force. So here the electric force behaving as centripetal force, with centripetal force minus sign indicate that it is directed towards center of circle. With electric force minus sign indicate that it is force of attraction. तो अगर तो बच्चों आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लें तो फिर ये पोजीशनें लगाने की ज़रूरत नहीं है. वेक्टोरियल फॉर्म में लें तो हम इसके साथ ये पोजीशन वेक्टर लगाते हैं ताकि फोर्स की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें. नो वी एन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम mass of the electron, E and E, these are charge of electron and proton. अगर हम इसको सिंपलीफाई करें बच्चों, एम वी स्क्वायर, एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन. क्या किया बच्चों, चूँकि डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों हमने यूनिट वेक्टर कैंसिल आउट कर दिए हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया है, और इधर ये आर एन है, इधर आर एन स्क्वायर है, तो ये आर एन इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया है. तो इधर आ गया है एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन. बच्चों इस इक्वेशन को अभी याद रखना है. ये इक्वेशन जब हम एनर्जी ऑफ क्वांटाइज ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो वहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे. सो इस इक्वेशन को मैं ब्लॉक में कर देता हूँ ताकि ये इक्वेशन लेटर ऑन हमने यूज़ करनी है इन द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटाइज एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ दीज रेडियाई. आर एन कैलकुलेट करना है बच्चों. हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है. अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम कांस्टेंट्स अगर हमें अवेलेबल हो, हम यहाँ पे पुट करें तो आर एन की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है. तो लुक एट द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम which says that allowed stationary state must obey the condition angular momentum of electron is equal to nh over 2 pi. तो बच्चों यहाँ से वी एन की वैल्यू निकालें और यहाँ पर पुट करें. So putting the value of Vn from second postulate of Bohr model. अब सेकंड पोस्टुलेट बच्चों जानते हैं क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम वी एन आर एन दैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई. तो यहाँ से वी एन की वैल्यू वहाँ पे पुट करें. सो पुटिंग द वैल्यू एम वी एन की वैल्यू बच्चों हमने निकाली एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम आर एन. ऊपर वी एन पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिया एंड दैट इज़ इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन. इस स्क्वायर को खोलें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर. अब बच्चों यहाँ पर m का जो स्क्वायर आएगा इसे एक m से कैंसिल होगा तो नीचे m आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन. अब चूँकि बच्चों हमने आर एन निकालना है, आर एन इधर भी है, इधर आर एन का स्क्वायर है, और ये आर एन स्क्वायर से अगर हम कैंसिल आउट कर दें और इस फार्मूले को रीअरेंज करें, यू गेट द आंसर हेयर आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर. दिस इज़ द रेडियस ऑफ nth अलाउड स्टेट. इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास nth ऑर्बिट का रेडियस है. अब nth बच्चों ये कोई ऑर्बिट का नाम नहीं है, कोई भी स्टेट nth स्टेट रेफर हो सकती है. आपको बताया बच्चों कि n की वैल्यूज़ इंटीग्रल हैं 1 2 3 सो ऑन.
यहाँ पर n का मतलब है n मीन 1, n मीन 2, n मीन 3. So this equation actually gives us radii of quantized orbit of hydrogen atom. यहाँ से हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं. Look here, h 4 pi square m k square, all the factor is constant except value of n. We can write this equation as Rn equal to R naught into n square. What is R naught? It is a constant. And how much it has numerical value? Look, here we calculate this value here, where R naught equal to h square over 4 pi square m k e square. Putting these values, 6.63, 10 raised to power minus 34 divided by 4. पाई की वैल्यू बच्चों 3.1416 होती है, तो मैंने 3.14 का स्क्वायर ले लिया. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1, 10 रेज टू पावर माइनस 31. k कूलम कांस्टेंट होता है, दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. आगे e का स्क्वायर 1.6, 10 रेज टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर. तो अगर आप इस वैल्यू को इस होल प्रोडक्ट से डिवाइड करें, you get answer 5.29, 10 raised to power minus 11 मीटर. चूँकि तमाम वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल पे हमने पुट की हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ किया है, तो वैल्यू ऑफ आर नॉट इन सिस्टम इंटरनेशनल मैंने बच्चों लिखी है. अब हम इसको राउंड ऑफ करें तो इट मे बी रिटन एज 5.3, 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर. अब हम इस वैल्यू को हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नैनोमीटर में लिख सकते हैं, इसको एक और लेंथ की स्मॉलर यूनिट है जिसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं. अगर मैं इसको नैनो में लिखूं तो इट इज़ 0.053, 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर, एंड इट इज़ रिटन एज 0.053 नैनोमीटर. और अगर मैं इस वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में लिखता हूँ तो इट इज़ 0.53 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर. और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ये 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो 0.53. तो इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट है इस इक्वेशन में आर नॉट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल में 5.3, 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर बच्चों. अगर नैनोमीटर में जाएँ तो इट इज़ 0.053 नैनोमीटर, और अगर हम एंगस्ट्रॉम में इसको लिखें तो इट इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम. दिस वैल्यू विच इज़ डिनोटेड बाई लेटर आर नॉट, दिस वैल्यू इज़ नेम्ड एज बोहर रेडियस. इसको बोहर रेडियस कहते हैं. अब हम किसी भी ऑर्बिट का अगर हम रेडियस निकालना चाहें, किसी भी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहें, तो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ n, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ n जो कि 1 बच्चों 2, 3 एंड सो ऑन है. अगर हम 1 पुट करें, यू गेट R1 एंड दैट R1 इज़ इक्वल टू R नॉट इंटू 1 स्क्वायर, यू गेट R नॉट. अगर हम 2 पुट करें, यू गेट वैल्यू ऑफ R2, दैट इज़ R नॉट इंटू 2 स्क्वायर, इट इज़ 4 R नॉट. अगर हम बच्चों R3 की वैल्यू कैलकुलेट करें, इट इज़ R नॉट इंटू 3 स्क्वायर, इट मीन इट इज़ 9 R नॉट. सिमिलरली अगर हम R4 कैलकुलेट करें, R नॉट इंटू 4 स्क्वायर, इट इज़ 16 R नॉट. सो ऑन हम किसी भी अलाउड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखें अलाउड ऑर्बिट्स के रेडियाइज क्या हैं. द रेडियस ऑफ द फर्स्ट क्वांटाइज्ड ऑर्बिट इज़ R नॉट विच इज़ 1 बोहर रेडियस. 1 बोहर रेडियस मीन बच्चों इट इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम. The radius of the second orbit, second quantized orbit is 4 Bohr radius. 4 Bohr radius mean 4 into 0.53 angstrom. इसी तरह से थर्ड क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का रेडियस 9 R नॉट, फोर्थ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का रेडियस 16 R नॉट. इसका मतलब है कि जो अलाउड ऑर्बिट्स हैं उनके रेडियाई इंटीग्रल वैल्यूज़ पोजेस कर रहे हैं ऑफ R नॉट. इट मीन्स radii of hydrogen atom are quantized. Radii of hydrogen atom are quantized, which are R naught, 4 R naught, 9 R naught, so on.
16 R naughts, so on. In general, expression is written as Rn, that is R naught into n square, R naught into n square. अब बच्चों ज़रा देखें, इस R naught का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होगा तो इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने फासले पे होगा, एक बोर रेडियस के फासले पे होगा. अगर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में होगा तो उसका न्यूक्लियस से फिर डिस्टेंस 4 बोर रेडियस होगा. इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पे है तो उससे अगली जो उसकी नेक्स्ट साइट होगी वो 3 बोर रेडियस इस फर्स्ट साइट से आगे होगी, क्योंकि उसका रेडियस 4 बोर रेडियस है फ्रॉम द सेंटर. तो इन दोनों ऑर्बिट का आपस में जो स्पेसिंग होगी वो 3 बोर रेडियस होगी. और उसके इन बिटवीन इनफाइनाइट स्टेट्स हो सकती हैं विच आर नॉट परमिटेड टू द इलेक्ट्रॉन हेयर इन हाइड्रोजन एटम. इसी तरह से जो अगली साइड होगी उसका रेडियस 9 बोर रेडियस है. इसका मतलब यह है कि दूसरा जो ऑर्बिट है और जो तीसरा ऑर्बिट है उनके बीच में यानी 4R0 और 9R0 का डिफरेंस निकालें तो इनमें 5 बोर रेडियस का क्या है वो डिफरेंस मौजूद है. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हर जगह पे नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ मखसूस मकामात पे ही मैक्सिमम होती है. इट मीन्स रेडियाई ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइज्ड होते हैं. अब बच्चों अगर 2 ऑर्बिट के दरमियान स्पेसिंग निकालनी है तो आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि पहले और दूसरे ऑर्बिट में कितना वक्फा है, कितनी सेपरेशन है, पहले और तीसरे में कितनी सेपरेशन है, दूसरे और तीसरे में कितनी सेपरेशन है. लेकिन ये ज़हन में रखें कि पहले और दूसरे ऑर्बिट में जो स्पेसिंग होगी दूसरे और तीसरे में उससे ज़्यादा होगी, तीसरे और चौथे में स्पेसिंग और ज़्यादा होगी. इधर देखें, पहले और दूसरे में स्पेसिंग 3 बोर रेडियस की है, दूसरे और तीसरे में स्पेसिंग 5 बोर रेडियस की है, चौथे और तीसरे में स्पेसिंग 7 बोर रेडियस की है. तो इन जनरल कोई से भी 2 ऑर्बिट्स के दरमियान स्पेसिंग अगर निकालनी है तो फार्मूला बच्चों आपने ज़हन में रखना है. एंट्री टेस्ट पर्पज़ के लिए, कैलकुलेशन के लिए, टाइम को बचाने के लिए फार्मूला लिखने लगा हूँ. स्पेसिंग बिटवीन 2 क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज R0 n square minus p. Here R0 is a Bohr radius which is 0.53 angstrom. N higher orbit number, P it is a lower orbit number. Mean N higher orbit number and this P mean lower orbit. अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे पूछा जाता है कि चौथे और तीसरे ऑर्बिट की स्पेसिंग बताएं तो अब चौथा और तीसरा ऑर्बिट देखें, ये चौथे ऑर्बिट का रेडियस है, ये तीसरे का है, स्पेसिंग निकालें 7 बोहर रेडियस है. अब वो यहाँ से कैसे आएगी, यहाँ पर चौथे ऑर्बिट यानी हायर ऑर्बिट नंबर 4 है, लोअर ऑर्बिट नंबर 3 है, 4 का स्क्वायर करें -3 का स्क्वायर करें 16 - 9 यू गेट 7 बोहर